नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज लॉकडाउन का 34वां दिन है और मैं जानता हूं कि सबके मन में एक ही सवाल है, क्या 6 दिन बाद होगा क्या? आज प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में क्या फैसला हुआ? क्या लॉकडाउन खुलेगा? क्या काम धंधा फिर से शुरू हो जाएगा? जवाब बिल्कुल साफ है, देश भर से लॉकडाउन हटने का कोई चांस नहीं है। लॉकडाउन जरूरी है, लॉकडाउन जारी है और ये जारी रहेगा। ये बात आज देश के कई मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से साफ साफ लफ्जों में कही। सबको लगता है कि लॉकडाउन हटाना खतरनाक है। दूसरे देशों से हमें यही सीखना है। 4 चीफ मिनिस्टर तो साफ साफ कहा कि लॉकडाउन को 4 हफ्ते और बढ़ा दिया जाए। बाकी ने यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ दिया। तो मैं आपसे यही कहूंगा, साफ साफ कहूंगा, इसकी उम्मीद मत रखिए कि 3 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा। न बस चलेगी, न रेल चलेगी, न हवाई जहाज उड़ेंगे, न दुकानें खुलेंगी। कुछ इलाकों में जहां कोरोना वायरस का असर नहीं है, वहां हो सकता है फैक्ट्रियां खुल जाएं, हो सकता है कुछ और दुकानें खुल जाएं, किसानों पर लगी कुछ और पाबंदियां हट जाएं, कई जगह सड़कें बनाने का, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाए, पर पूरे देश से लॉकडाउन नहीं खुल पाएगा। हो सकता है ये सुनकर आपको अच्छा ना लगे, मेरी बात दिल पर हथौड़ी की तरह लगे, तकलीफ हो, मैं जानता हूं। बहुत सारी परेशानियां हैं। प्रवासी मजदूर अधर में लटके हैं। कई जगह आज भी लोगों को पूरा खाना नहीं मिल रहा है, ठीक से उनके पास रहने की जगह नहीं है, बिजनेस बंद है। जो फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं वहां मजदूर कैसे पहुंचे, ये प्रॉब्लम है। देश भर में करोड़ों छात्र अधर में लटके हैं, पढ़ाई बंद है, इम्तिहान नहीं हो रहे। लाखों छात्र छात्राएं ऐसे जो घरों से दूर हैं, माँ बाप से अलग हैं। कितने सारे ऐसे मरीज हैं जो गंभीर बीमारियों से लड़ रहे हैं, उनके इलाज होने में प्रॉब्लम है। लेकिन लॉकडाउन तो नहीं खुलेगा। ये समझ लीजिए कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो कम से कम 2-2.5 लाख लोग अब तक कोरोना वायरस से दम तोड़ चुके होते, लाशों के ढेर लगे होते। हम इससे बच गए हैं, इसलिए लॉकडाउन तो नहीं हटेगा, क्योंकि ये खतरा भी बाकी है। वायरस की चेन अभी पूरी तरह टूटी नहीं है। अगर हमने कुछ दिन और तकलीफ उठाई तो हो सकता है कि इस बार ईद के दिन कुछ अच्छी खबर मिले। दुनिया के एक्सपर्ट से मैंने बात की है, उनका भी यह असेसमेंट है कि भारत में 23 मई के आसपास कोरोना वायरस 99% खत्म हो सकता है। लेकिन यह तभी होगा जब यह लॉकडाउन जारी रहेगा, हम लोग घरों में रहेंगे, नियमों का पालन करते रहेंगे। मेरी जानकारी है कि सरकार जिस तरह की तैयारी कर रही है उसके हिसाब से लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन कुछ इलाकों में छूट दी जाएगी। देश को 3 जोन में बांटा जाएगा। इन इलाकों को कोरोना के इन्फेक्शन के लेवल के हिसाब से बांटा गया है। इन इलाकों में स्टेट वाइज जो जिसको कह सकते हैं कि स्टेट वाइज अलग अलग तरह से कुछ छूटें दी जा सकती हैं। देश को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा जाएगा। असल में देश में कुल 747 जिले हैं। इनमें से 180 डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन में रखा गया है, जबकि 228 ऑरेंज जोन में है और 339 जिले ग्रीन जोन में है। ये जो 339 यानी देश के आधे जिले ग्रीन जोन में है, उन्हें कुछ रिलैक्सेशंस मिल सकते हैं। आपका भी गर्व है कि देश के नागरिकों ने बीते दिनों में अभूतपूर्व अनुशासन और अभूतपूर्व सेवा, दोनों ही भावनाओं का अद्भुत प्रदर्शन किया है। जिस चीन और दक्षिण कोरिया में माना जा रहा था कि उन्होंने कोरोना पर काबू पा लिया है, वहां अब कोरोना की दूसरी वेव उसके आने की शंका जताई जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि चीफ मिनिस्टर ने क्यों कहा कि लॉकडाउन को जारी रखना है। प्रधानमंत्री क्यों चाहते हैं कि लॉकडाउन जारी रहे, मजबूरी क्या है, खतरा कहां है, मौत का साया कहां मंडरा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1396 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना के
892 कंफर्म केसेस सामने आ चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के कुल मरीजों में से आधे मरीज सिर्फ 8 शहरों में हैं। यह है हमारी प्रॉब्लम। ये 8 शहर, आधे से ज्यादा मरीज मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, नोएडा, इंदौर, लखनऊ और कोलकाता, सिर्फ इन 8 शहरों से हैं। ये 8 शहर देश में कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। खतरा है यहां पर। इस वक्त महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं, लेकिन इनमें भी मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना के 5,776 मरीज सामने आ चुके हैं, 5,776। अगले 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में माफ कीजिए, 27 लोगों की मौत हुई है। अभी तक 219 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां खतरा है धारावी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्लम जिसे कहा जाता है, झुग्गी झोपड़ी कहा जाता है, ये बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गया। आज भी धारावी से 13 नए मामले सामने आए। ये जगह ही ऐसी है, यहां एक एक झुग्गी में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। सब लोगों के लिए जो टॉयलेट्स हैं वो कॉमन है। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना, लोगों को कोरोना के वायरस से बचाना बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह दिल्ली में कोरोना के करीब 3,000 से ज्यादा केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 293 नए केसेस सामने आए, 293। अब तक दिल्ली में 54 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 90 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, यानी ये वो इलाके हैं जहां पूरी तरह से आने जाने पर पाबंदी है। यहां वायरस फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। गुजरात का हाल देखिए, कोरोना के 3500 से ज्यादा केसेस डिटेक्ट हुए और उनमें अहमदाबाद खतरनाक जगह है। सबसे ज्यादा कोरोना के 2,300 से ज्यादा केसेस अकेले अहमदाबाद में सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 197 केसेस सामने आए हैं। अहमदाबाद में अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे गुजरात में 162 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना ने कहर ढाया हुआ है। इंदौर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही इंदौर को कोरोना मरीजों की संख्या गिनकर 1,207 हो गई है। इंदौर में कोरोना से 60 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 3 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। ये वो इलाके हैं जिनके नाम आपको बता रहा हूं, जिनकी वजह से लॉकडाउन जारी रखना पड़ेगा, जिनकी वजह से खतरा बना हुआ है। कोरोना हॉटस्पॉट के हिसाब से पुणे, महाराष्ट्र का बड़ा शहर, काफी आगे है। यहां 24 घंटे में कोरोना के 88 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही कोरोना के कंफर्म केसेस की संख्या पुणे में 1,457 हो गई है। 83 लोगों की जान जा चुकी है। पुणे के थनकवरी, भवानीपेट, पिंपरी चिंचवाड़ और कैंट जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा इंफेक्शन फैला हुआ है और इन सारे इलाकों को कोरोना का हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया हुआ है। कोरोना का एक और बड़ा हॉटस्पॉट है राजस्थान का जयपुर। यहां खतरा पहले भीलवाड़ा में था, भीलवाड़ा अंडर कंट्रोल है, लेकिन जयपुर में राजस्थान के 2,200 केसेस में से 870 मामले अकेले जयपुर में हैं। और जयपुर में भी अगर पिन पॉइंट करें तो रामगंज, पट्टा बस्ती, मानक चौक, ये वो इलाके हैं जहां कोरोना बहुत तेजी से फैला है, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। रामगंज के सुपर स्प्रेडर के बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि यहां एक शख्स की वजह से 400 से ज्यादा लोग इंफेक्टेड हो गए। एक शख्स ने रामगंज में 400 लोगों को कोरोना वायरस दे दिया। उत्तर प्रदेश में नोएडा सिटी, जहां हमारा स्टूडियो है, जहां मैं खड़ा होकर इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा खतरे में है। 24 घंटे में यहां कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। 129 लोग कोरोना से इंफेक्टेड हैं, लेकिन अभी तक किसी की जान नहीं गई है। यह गनीमत है। तो एक बात तो साफ है कि अगर इन शहरों में हम कोरोना को काबू कर पाए, तभी हम 31 मई तक काफी हद तक इस वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। 31 मई तक, ये एक प्रेडिक्शन है, ये एक असेसमेंट है। भगवान करे कि ये सही साबित हो।
लेकिन अगर हमने इन शहरों को नहीं संभाला, इन हॉटस्पॉट को नहीं संभाला, तो फिर न संभालने का मौका मिलेगा न संभलने का। आज एक नई प्रॉब्लम सामने आई स्टेट्स के सामने, क्योंकि इस पूरे मामले में टेस्टिंग बहुत बड़ा हथियार है। आज आईसीएमआर ने और राज्यों ने चाइना से टेस्ट के लिए जितनी भी किट के ऑर्डर दिए थे वो सारे के सारे वापस भेजने का फैसला किया। आईसीएमआर ने बताया ये सारी किट्स बिलो स्टैंडर्ड थी, खराब थी, इनके नतीजे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सबसे पहले राजस्थान ने यह बताया था, उनको लगा था इन किट्स में गड़बड़ है, केंद्र सरकार को बताया, आईसीएमआर ने जांच की। तो आज हालत यह है कि हमारे राज्यों के पास एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए कोई किट्स नहीं है। यह खतरे की बात है। और यह बात सच है कि कोरोना वायरस से लड़ाई में टेस्टिंग एक बहुत बड़ा हथियार होता है, लेकिन टेस्टिंग ज्यादा तेजी से करने के लिए आईसीएमआर ने और कई राज्यों ने चाइना से बड़ी भारी संख्या में इस तरह की किट्स ऑर्डर की थी, टेस्टिंग किट्स ऑर्डर की थी। चूंकि संकट पूरी दुनिया का है, पूरी दुनिया में टेस्ट किट्स की भारी कमी है, सब लोग इनकी तलाश कर रहे हैं। भारत ने ऑर्डर किया था ये सोचकर चाइना से ये जल्दी आ जाएंगी, किट्स आ भी गई, लेकिन आज कंफर्म हो गया कि चीन की कंपनियों ने जितनी भी, ये दो कंपनियां क्वांचाओ और चुहाई, इन कंपनियों से जितनी भी किट्स खरीदी थी वो सब खराब निकली हैं। मैंने वो लेटर देखा है आईसीएमआर का जिस पर ऑफिशियली कहा गया है, और आईसीएमआर ने कहा कि इनका क्वालिटी चेक किया गया, पता चला परफॉर्मेंस खराब थी, अप टू द मार्क नहीं थी। इसलिए आज आईसीएमआर ने सब राज्यों को कहा कि हमने जितनी किट्स ऑर्डर की हैं आईसीएमआर ने, वो सारा का सारा ऑर्डर कैंसिल किया जाएगा, और राज्यों से कहा गया है कि उन्होंने इन दो कंपनियों से चीन से जो भी ऑर्डर किया था उसको पूरी तरह कैंसिल कर दिया जाए। आईसीएमआर ने कहा कि क्वांचाओ और चुहाई, इनसे लाई गई सारी टेस्टिंग किट्स को चेक किया, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। गनीमत यह है कि इन कंपनियों को एक भी पैसा एडवांस में नहीं दिया गया था, और अच्छा हुआ कि हमने चीन की गड़बड़ी जल्दी पकड़ ली। राजस्थान सरकार ने तो सबसे पहले अलर्ट किया था, चीन की किट्स की शिकायत की थी। अगर ये गड़बड़ पकड़ में ना आती तो हमारे हालात स्पेन जैसे हो जाते। स्पेन में क्या हुआ था आपको मालूम है? स्पेन ने 5 लाख चाइनीज किट्स ऑर्डर की थी, उनके रिजल्ट पर भरोसा किया और वहां लाशों के ढेर लग गए, क्योंकि स्पेन की सरकार जिन लोगों को टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से कोरोना से मुक्त समझ रही थी, ठीक समझ रही थी, वो कोरोना पॉजिटिव थे। गलती टेस्ट की थी। और इसके बाद जब लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर सरकार के पास, लोगों के पास आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अच्छी बात यह कि हमने चीन की इन किट्स की गड़बड़ी को पकड़ लिया, वक्त रहते इन्हें वापस लौटा दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम तो है कि आज राज्यों के पास में टेस्टिंग किट्स नहीं है, और यह परेशानी की बात है। यह कड़वा सच है कि दुनिया में जिन मुल्कों ने चाइना पर भरोसा किया, नुकसान उठाया, बहुत खामियाजा भुगत चुके हैं। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का चीन से भरोसा उठ गया, और यह बात आज चीफ मिनिस्टर की प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में भी आई। अमेरिका की 200 कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती हैं। जापान ने अपनी कंपनियों को चीन से शिफ्ट करने की तैयारियां कर ली हैं। चीन से जापान का $2.2 बिलियन का बिजनेस चला जाएगा। और आज प्रधानमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने इस बात को माना कि ये भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और हमारे लिए ये ज्यादा बड़ी बात चीज ये है कि भारत के पास में स्किल्ड लेबर है, जमीन है, पावर है, इच्छा शक्ति है। लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतना आसान भी नहीं है। मैंने बिजनेस और फाइनेंस के कई एक्सपर्ट से बात की है, वो मानते हैं कि आने वाले दिन देश की इकोनॉमी के लिए बदल सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, अपने यहां के बिजनेस एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। हमारी इकोनॉमी मजबूत है और मजबूत हो सकती है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ करेक्शन जरूरी है। इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि 4 बातें जरूरी हैं, और मुझे लगता है ये ठीक भी है। पहली, टैक्स टेररिज्म बंद हो। आतंकवाद जो टैक्स के नाम पर फैलता है, डर,
वो खत्म होना चाहिए। लेबर रिफॉर्म्स हो, लैंड एक्विजिशन का रास्ता आसान हो और बिजनेस करने वालों को कोर्ट कचहरी का डर न हो। इनमें से कुछ एरियाज में काम हुआ भी है, लेकिन ग्राउंड पर उसका कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। आज लोगों में भरोसा पैदा करने की जरूरत है और मेरे हिसाब से इस संकट की स्थिति में जैसे सब राज्य सरकारें और केंद्र कोरोना से मिलकर लड़ रहे हैं, बिजनेस खड़ा करने के लिए सबको आपसी मतभेद भुलाने होंगे। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, कैसे जब राज्यों में और केंद्र में टकराव होता है तो नुकसान बिजनेस का, काम का, डेवलपमेंट का होता है, लोगों के रोजगार पर असर पड़ता है। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाने का प्लान बना, सारा पैसा जापान देगा, लैंड एक्विजिशन भी हो गया, काम शुरू हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनी और नई सरकार ने इसे अटका दिया। इसी तरह से कई बार रोड्स को लेके, तरह तरह के प्रोजेक्ट्स को लेकर के आपस में बात नहीं बनती है, लेकिन जब तक स्टेट्स और सेंटर मिलकर इन सारे रिफॉर्म्स को नहीं करेंगे, उन्हें लागू नहीं करेंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना मुश्किल होगा। फॉरेन इन्वेस्टर के पास में आज बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, यह समझना चाहिए। मैंने जैसे बताया, चीन से वो निकलना चाहते हैं, यूरोप की हालत खराब है, लेकिन भारत दुनिया का इन्वेस्टमेंट फेवरेट बने, इसके लिए एक और बात जरूरी है, वो है कि हम कोरोना पर विजय पाएं। अगर हमने कोरोना पर जीत पा ली तो भारत का पूरी दुनिया में नाम होगा, डंका बजेगा। आज तो हालत यह है कि भारत ने जिस मुस्तैदी के साथ कोरोना वायरस को कंट्रोल किया है, उसका वेस्टर्न मीडिया में जिक्र भी नहीं होता, उल्टा भारत पर सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, वहां तो आदत है भारत को नीचा दिखाने की, लेकिन इस बार इस तरह की रिपोर्टिंग पर भरोसा करने वालों की कमी है, क्योंकि यह प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया इस वायरस से परेशान है। कुछ लोगों को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि भारत में लाशों के ढेर क्यों नहीं बिछे। उन्हें परेशानी है इस गरीब मुल्क में लाखों लोगों को कोरोना पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ। वो इस बात को पचा नहीं पा रहे कि हमारे यहां बड़े बड़े शहरों में झुग्गी झोंपड़ियों में लोग बच कैसे गए। अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में तबाही हुई, पर हिंदुस्तान बच गया। जहां ना पर्याप्त हॉस्पिटल हैं, ना हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, गरीबी है, फिर भी ये बच गए। पहली आलोचना तो यह हुई कि भारत में पर्याप्त नंबर में टेस्ट नहीं किए जा रहे। जो लोग ज्यादा टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं वो इस बात को नहीं समझते कि इस वायरस में एक बार टेस्ट कराने से क्लीन चिट नहीं मिलती, पता नहीं चलता, बार बार टेस्ट करवाने पड़ते हैं, हर थोड़े दिन में कराने पड़ते हैं। केरल का एक केस सामने आया है, आज ही सामने आया है। एक महिला 48 दिन हॉस्पिटल में रही, 20 बार टेस्ट हुए, तब कहीं जाकर वो नेगेटिव निकली। अगर टेस्ट कराना ही कोरोना से जीतने का फार्मूला होता तो अमेरिका की जो हालत है वो ना होती। अमेरिका में तो सबसे ज्यादा टेस्ट कराए गए, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका में है और सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई। वैसे हमारे देश में कोरोना के टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ी है और हमारे मुल्क में उस रेशो में, उस अनुपात में कोरोना के मरीजों की फिगर कम हो रही है। इसके अलावा और भी कई पैमाने हैं, जैसे बाजार में सर्दी जुकाम की दवाओं की मांग नहीं बढ़ी, हॉस्पिटल में सांस की बीमारी से परेशान लोगों की भीड़ नहीं है, हमारे यहां वेंटिलेटर खाली पड़े हैं। एक सवाल यह भी उठाया गया है कि वेंटिलेटर की कमी है, इतना बड़ा देश है, कम से कम 10 लाख वेंटिलेटर तो चाहिए। अब अकल के दुश्मनों से मैं कहना चाहता हूं कि वेंटिलेटर कोई जादू की झप्पी नहीं है कि मरीज को उस पर डाल दिया और वो ठीक हो जाएगा। वेंटिलेटर तो एक मजबूरी होती है, इमरजेंसी होती है। वेंटिलेटर पर जाकर कम लोग वापस आते हैं, हम सब जानते हैं। मैं बड़े बड़े डॉक्टर्स को जानता हूं जो ये कहते हैं कि अगर उन्हें अपने पापा को या अपनी मम्मी को वेंटिलेटर पर डालना हो तो अवॉइड करेंगे। और दूसरी बात यह कि 10 लाख वेंटिलेटर को चलाएगा कौन? वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए आईसीयू में काम कर चुके अनुभवी डॉक्टर्स की जरूरत होती है। वेंटिलेटर पर रखे मरीज को सीडेट करना होता है, एक्सपर्ट एनेस्थेसिस्ट की जरूरत होती है जो उन्हें एनेस्थीसिया दे सके। गले से सेंट्रल लाइन डालनी पड़ती है, मरीज को 24 घंटे मॉनिटर करने के लिए नर्स की जरूरत होती है। अगर 10 लाख वेंटिलेटर होंगे तो लाखों नर्सों की जरूरत होगी, कहां से लाएंगे? वैसे दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उनके नागरिक जो भारत में फंस गए
वो अपने मुल्क की हालत देखकर वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, आज ही ये खबर मिली है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भारत में फंसे अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए चार्टर्ड प्लेन भेज रहे हैं, लेकिन इन देशों के नागरिक वापस नहीं जाना चाहते। इक्का दुक्का लोग वापस गए हैं। जो यहां हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो भारत में ज्यादा सुरक्षित हैं। मैं आपको खबर बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। फ्रांस का एक परिवार 1 महीने से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के गांव में रह रहा है और जब तक हालात सुधरते नहीं ये लोग गांव से जाना नहीं चाहते। असल में फ्रांस के पैट्रिक जोसेफ की फैमिली अपनी गाड़ी से वर्ल्ड टूर पर निकली थी। ये लोग 1 मार्च को वाघा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से भारत आए थे। इंडिया से नेपाल जाना था और फिर अगले 8 महीने ये इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया होते हुए वापस फ्रांस लौटने की प्लानिंग बना रहे थे। ये परिवार 22 मार्च नेपाल के बॉर्डर के पास महाराजगंज पहुंचा। हालांकि 2 दिन बाद लॉकडाउन हो गया, बॉर्डर सील हो गया। परिवार 2 बार नेपाल की सीमा तक गया लेकिन वहां एंट्री नहीं मिली। इसके बाद यह परिवार बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर महाराजगंज के कोलुआ गांव के मंदिर में ठहर गया। मंदिर के पुजारी ने इनको खाना खिलाया, गांव वालों को बताया तो पूरा गांव मदद करने के लिए बाहर आ गया। अब हालत ये हो गई कि प्रशासन के लोग इस परिवार को होटल में शिफ्ट करने की गुजारिश कर चुके हैं। इन्हें वापस फ्रांस भेजने का इंतजाम करने की बात कर रहे हैं। फ्रांस की एम्बेसी से बात करवाई है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि भारत में हालात ठीक हैं, हम यहाँ सुरक्षित हैं, बेहतर हैं। गांव वालों ने इतनी मदद की, अब जब तक सब ठीक नहीं होता वो फिर वापस नहीं जाएंगे। अब इस फैमिली ने अपना वीजा एक्सटेंड कराने के लिए अप्लाई कर दिया है और रोज मंदिर के पुजारी के साथ मिलकर हनुमान जी से कोरोना को खत्म करने की प्रार्थना करते हैं। हम लोग फैमिली फ्रेंड हैं। हम पिछले 10 महीनों से घूम रहे हैं। हमें घूमना और लोगों से मिलना बहुत पसंद है। हम यहाँ पिछले 21 दिनों से हैं क्योंकि भारत में कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। हमें अब बॉर्डर खुलने का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जगह काफी अच्छी है क्योंकि यहाँ धूप से बचाने के लिए यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। मेरे परिवार के साथ यहाँ के लोग काफी अच्छी तरह पेश आए। एक बाबा मेरे परिवार का ख्याल रखते हैं, वो हमारे लिए खाना बनाते हैं और गांव के कई लोग हमारे लिए दूध, फल, सब्जी लाते हैं और हमें खुद बनाकर खिलाते हैं। हम यहाँ काफी अच्छी तरह से रह रहे हैं। कोरोना की वजह से काफी लोगों की जान जा चुकी है। हम बाबा के साथ मिलकर हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो कोरोना का नाश कर दें। अब लॉकडाउन है, किसी को कहीं आने जाने की इजाजत नहीं है, फिर भी इस परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए पुलिस ने काफी कोशिश की। पुलिस ने इन्हें शहर में रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने मना कर दिया। ये लोग स्वेच्छा से यहीं रह रहे हैं। इनको और प्रयास किया गया कि कहीं सिटी में रख दिया जाए, लेकिन ये लोग यहाँ पर स्वतंत्र हैं। इनके पास सभी व्यवस्थाएं खाने आदि की रहने की है। प्रशासन की तरफ से डॉक्टर साहब से भी संपर्क करा दिया गया। डॉक्टर साहब भी आते हैं समय समय पर मेडिकल के संबंध में। BDO साहब आते हैं, हमारे थाने से चौकी इंचार्ज साहब लगातार संपर्क बनाए रहते हैं। इनका व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया करता है। इन्होंने अपने वीज़ा को बढ़ोतरी के लिए भेज रखा, लेकिन अभी कोई इनको आया नहीं है उसके संबंध में कोई आदेश। फिलहाल ये ही अपने स्वतः रह रहे हैं और खुशहाल हैं, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बार बार समय समय पूछते भी रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई दिक्कत इनको नहीं है। आप सोच सकते हैं फ्रांस के लोग भारत के गाँव में अपने आप को महफूज मान रहे हैं। बड़े बड़े मुल्क भारत की कोरोना खिलाफ जंग पर सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त हमारे देश में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे तमाम मुल्कों के लोग हैं जो वापस जाने को तैयार नहीं है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, ये लोग अपने अपने मुल्क के हालात को देख रहे हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। आपको ये भी बता देता हूं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस ने किस तरह का कहर बरपा हुआ है। दुनिया भर के देशों से क्या ताज़ा खबर मिल रही है। ये हम सोच सकते हैं कि अगर भारत में किसी को खौफ होता, हालात ख़राब दिखते, तो क्या ये फ्रांस का परिवार यहाँ रहता? क्या वो हनुमान जी के मंदिर में बैठकर भजन गाता? फ्रांस के लोग भी वापस जा सकते हैं, अमेरिका के लोग भी वापस जा सकते हैं। इन सब लोगों के सरकारों ने उनके इंतजाम किए, लेकिन इसके बाद भी ये लोग कोरोना के खिलाफ भारत को
एक अपना ऐसा विश्वास की जगह मान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी सवाल उठाते हैं। और ऐसे देशों की क्या हालत है ये आप देख लीजिए। पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 30 लाख से ज्यादा हो चुकी है और इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में करीब 2,10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। अमेरिका की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। यहां यह वायरस कम्युनिटी में फैलकर अब पेंडेमिक का रूप ले चुका है। रोजाना हजारों नए केसेस आ रहे हैं और हजारों मौत हो रही है। दुनिया में कोरोना के कुल 30 लाख केसेस में से अकेले 10 लाख केसेस अमेरिका में, 1/3 पूरी दुनिया का। अमेरिका में 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और परेशानी की बात यह कि इतना सब होने के बावजूद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसे अपना अचीवमेंट बताते हैं। वो कहते हैं कि शुरुआत में 2 लाख लोगों की मौत प्रेडिक्ट की गई थी, लेकिन उनकी सरकार ने तेजी से काम किया, इसलिए मौत का आंकड़ा उतना भयानक नहीं हुआ। कोरोना से लड़ने में अमेरिका फेल हुआ तो यूरोप में पूरी तरह से लोगों को घुटने टेकते देखा गया। किसी भी देश की बात कर लीजिए, इटली हो, स्पेन हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब कोरोना के सामने हार गए। हजारों जिंदगियां खत्म हो गई, जबकि कई लोग अभी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। स्पेन में कोरोना के 2.5 लाख केसेस हैं, 23,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 2 लाख केसेस हैं और 26,500 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुके हैं, 26,500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। फ्रांस में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस डिटेक्ट हुए और करीब 23,000 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में 1.5 लाख केसेस और 6,000 लोगों की मौत। ब्रिटेन में 1.5 लाख केसेस सामने आए और 20,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। टर्की में 1 लाख से ज्यादा केस डिटेक्ट हुए और आज की फिगर है 2,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये वो मुल्क है जो मेडिकल फैसिलिटीज में इंडिया से कहीं आगे माने जाते हैं, लेकिन कोरोना के आगे बेबस हैं, लाचार हैं। और भारत की पोजीशन इसलिए बेहतर है क्योंकि हमारे देश में वक्त रहते लॉकडाउन की सही नीति बनी, लोगों ने अपने डेडिकेशन से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से उसे कामयाब बनाया। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, फ्रांस की कुल पॉपुलेशन करीब 50 करोड़ है और इनमें कोरोना के मरीजों की तादाद है करीब 20 लाख। 50 करोड़ में से 20 लाख। इन मुल्कों में मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा है। भारत की आबादी 133 करोड़ है और भारत में मरीज हैं कुल 23,000। इसके बाद भी अगर दुनिया में, न्यूयॉर्क में, लंदन में मीडिया मुल्क पर शक करे, भारत की रणनीति पर सवाल उठाएं, तो उस पर कौन यकीन करेगा। मैं तो कहना चाहता हूं कि सरकार ने नहीं, प्रशासन ने नहीं, कोरोना को काबू करने में हमारे कोरोना वॉरियर्स का बड़ा योगदान है। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस के अफसरों ने जिस तरह से अपनी जान खतरे में डालकर भूमिका निभाई है, कोरोना के मरीजों को बचाया है, उस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। कोरोना से लड़ते लड़ते देश में 5 डॉक्टर्स की जान जा चुकी है, 6 पुलिसकर्मी जान गंवा चुके हैं। बहुत से पुलिस वाले कोरोना की वजह से आइसोलेशन में हैं। कुछ को तो बचाया नहीं जा सका और कुछ इस समय इंतजार कर रहे हैं कब ठीक होंगे। इस वक्त पूरे भारत में 500 से ज्यादा डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये इन्फेक्शन कोरोना वॉरियर्स के बीच अलार्म ग्रेड से बढ़ रहा है, यानी ये हमारे लिए चिंता की बात है। आज दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से परेशान करने वाली खबर आई है। पता चला कि दिल्ली के पटपड़गंज के मैक्स हॉस्पिटल के 33 कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए और इस पर भी हैरानी की बात यह कि इनमें से कोई कर्मचारी कोविड-19 वार्ड यानी कोरोना के मरीजों के इलाज की ड्यूटी में तैनात नहीं था। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने बताया कि 14 अप्रैल से मैक्स हॉस्पिटल ने अपने सारे स्टाफ की कोरोना वायरस के लिए टेस्टिंग का प्रोसेस शुरू किया था। यह अभी भी चल रहा है। अस्पताल में सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यह वायरस कहां से आया और नॉन कोविड-19 स्टाफ तक कैसे पहुंचा, इसे लेकर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में चिंता बढ़ गई है। मैक्स हॉस्पिटल में सुपर स्प्रेडर की तलाश जारी है, लेकिन दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल में
उस कोरोना कैरियर का पता चल गया है, जिसकी वजह से अस्पताल के 32 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था। आज हमारे संवाददाता ने बताया कि कुछ दिन पहले अस्पताल में एक प्रेग्नेंट महिला आई थी। उसे कोरोना के सिम्टम्स थे, लेकिन उसने अपनी बीमारी डॉक्टर्स के सामने छिपाई। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जब टेस्ट हुआ तो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। और इस तरह से जो लोग इस महिला के कांटेक्ट में आए, उसके जरिए अस्पताल के 32 लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ। इनमें से एक नर्स है, उसके 2 बच्चे हैं। और आज एक बड़ी खबर एम्स से आई। पता चला कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के ओएसडी के ऑफिस में तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव है। ओएसडी का ऑफिस एम्स के टीचिंग ब्लॉक में है और सुरक्षा कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब पूरे टीचिंग ब्लॉक को सैनिटाइज किया गया है। खुद ओएसडी समेत कई लोग सेल्फ क्वारंटीन में चले गए हैं। डॉक्टर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे देश की पुलिस फोर्स भी कोरोना को काबू करने के लिए एक जज्बे की लड़ाई लड़ रही है। पुलिस वाले सड़कों पर हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, जिनके पास राशन नहीं राशन देते हैं, खुद गरीब मजदूरों के लिए खाना बनाते हैं, मास्क तैयार करते हैं। और इतना सब करने के बाद लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करवा रहे हैं। लेकिन अब कई पुलिस वाले इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। मुंबई में 3 दिन में 3 पुलिस वालों की कोरोना से मौत हो चुकी है। आज 52 साल के एक कांस्टेबल की मौत हुई। कल वकोला में तैनात पुलिस वाले की जान गई थी। इसके अलावा धारावी इलाके में 2 और पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो गए। पूरे महाराष्ट्र की बात बताऊं तो यहां 96 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं। इनमें 15 अफसर हैं। इसी तरह दिल्ली में 27 पुलिस वाले कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। 250 पुलिस के जवान क्वारंटीन में हैं। मध्य प्रदेश में 40 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में हैं, जबकि यूपी के कानपुर में 7 और वाराणसी में 8 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। गुजरात में 51 पुलिस वालों को कोरोना हुआ। इनमें से 46 केस तो अकेले अहमदाबाद से हैं। अभी 400 लोग क्वारंटीन में हैं। इसी तरह कर्नाटक में भी 2 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी क्वारंटीन में हैं। हमारे पुलिसकर्मी, हमारे डॉक्टर्स किस तरह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचा रहे हैं। शायद हमारे इतिहास में समाज सेवा का इससे बेहतर उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा। लेकिन समाज में ऐसे लोग हैं जो इस लड़ाई में मुश्किलात भी पैदा कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा की तबलीगी जमात के लोगों ने। तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना के वायरस को देश के कोने कोने में पहुंचाया। 40,000 ऐसे लोग हैं जो तबलीगी जमात की वजह से क्वारंटीन में गए, जिनको टेस्ट करना पड़ा। हमने हमेशा तबलीगी जमात की बात की है, शिकायत की है कि कैसे उन्होंने देश भर में कोरोना फैला दिया। लेकिन आज मैं तबलीगी जमात के कुछ नेक नियत लोगों की बात आपको सुनाना चाहता हूँ। ऐसे लोगों की बात जिन्होंने रमज़ान के इस पाक महीने में अच्छा काम किया। ये तबलीगी जमात के वो पेशेंट्स हैं जो कोरोना से इन्फेक्टेड थे और डॉक्टर्स की कोशिशों से ये लोग ठीक हो गए हैं। इन लोगों में से कुछ लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। मैं आपको बता दूं कि तबलीगी जमात के 40,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त देश के अलग अलग शहरों में क्वारंटीन में हैं। ये सब लोग वो हैं जो दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे थे। और आज देश के कई शहरों से खबर मिली कि तबलीगी जमात के ठीक हो चुके मरीजों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। दिल्ली में इस वक्त 2600 से ज़्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। जो बीमार है उनका इलाज चल रहा है। तबलीगी जमात के जो लोग ठीक हुए वो डॉक्टर्स के समझाने के बाद प्लाज्मा डोनेट करने को तैयार हुए और वो इस बात को समझे कि वो दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं, ये नेक काम कर सकते हैं। कई जगहों पर कोरोना का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हो रहा है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में। हालांकि ये ट्रायल बेसिस पर है, लेकिन इसके शुरुआती नतीजे अच्छे आए हैं। इसलिए वो लोग जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, घर पहुंच चुके हैं या फिर अभी क्वारंटीन में हैं, लेकिन जिनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है, उन लोगों से अपील की गई थी वो प्लाज्मा डोनेट करें। और दिल्ली के नरेला में और सुल्तानपुरी में बड़ी संख्या में तबलीगी जमात के पेशेंट्स मौजूद हैं।
इनमें से कुछ लोग अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। मैं मोहम्मद उस्मान यहाँ नरेला क्वारंटाइन में हूँ और यहाँ पर मैं ब्लड प्लाज्मा देने के लिए लाया गया हूँ ताकि इससे लोगों को फ़ायदा हो। यहाँ पर मैं क्वारंटाइन हूँ 31 मार्च से और यहाँ पर ही बराबर में एक ब्लड प्लाज्मा सेंटर बनाया गया है, वहाँ से मैं यहाँ लाया गया हूँ ब्लड प्लाज्मा डोनेट के लिए, ताकि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं अगर उनके लिए ये ब्लड प्लाज्मा फ़ायदेमंद है तो मैं सब खुशी से अपनी जो है ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। इसमें ये मसला नहीं है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, फ़ायदा होना चाहिए। माशाल्लाह सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर से फारूक बादशाह साहब तमिलनाडु के ये अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं इंसानियत के लिए, अल्लाह के लिए। सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर से भाई फारूक बादशाह साहब तमिलनाडु। ये प्लाज्मा निकल रहा है और खून वापस इसमें ही आ रहा है, देखिए आप। प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो बॉडी प्रोटीन है उसी में से ब्लड में से प्रोटीन को यानी प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ब्लड वापस दोबारा उसी बॉडी में चला जाता है। और इसी वजह से जो पास के मौलवी हैं, पास के मौलवी के साथ साथ जो बड़े लोग हैं, तिबिया कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो यहाँ पर जमात के लोगों को मोटिवेट कर सके, उनको बता सके और उनको ये पूरी जानकारी दे सके। हम आपको बता दें कि ये पूरे प्रोसेस में करीबन 3 अलग अलग स्टेज कोरोना की है, जिसमें एक वेरिनीमिया जो 1 से 7 दिन तक की स्टेज है, जिसमें वायरस जो है वो नोज और थ्रोट में फैलता है। फिर दूसरा पल्मोनरी इन्फेक्शन, इसी में आकर व्यक्ति को पता लगता है कि उसको कोरोना है या नहीं, और साइटोकिन जिसमें ऑर्गन फेलियर होता है। इसीलिए अब अलग अलग तरीके की तस्वीरें क्वारंटाइन सेंटर से आई, जिसमें से नरेला, सुल्तानपुरी, झज्जर, ये वो क्वारंटाइन सेंटर है जहां से जमात के लोग ये मान गए कि वो प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं। जो हमारी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है वो भी उनको मोटिवेट कर रही है कि ये देश की सेवा का कार्य है। जो भी व्यक्ति मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है, अगर वो अपनी स्वेच्छा से प्लाज्मा देना चाहे तो उसका स्वागत है। अभी तक कितने लोगों ने दिया है सर, और क्या संख्या और बढ़ती जा रही है? लोग दे रहे हैं जिनको मोटिवेट किया जा रहा है? कल तक 6 लोग तैयार हो गए थे, आज 6 में से 3 का प्लाज्मा ऑलमोस्ट लिया गया था, 3 के आसपास का। फिर प्रोसेस शुरू होगा उनको मोटिवेट करने का और प्लाज्मा देने का, प्लाज्मा के लिए एग्री करने का। तबलीगी जमात के लोगों ने इसी तरह का नेक नीति का काम, इसी तरह इंसानियत का काम मुंबई में भी किया, यहाँ भी प्लाज्मा डोनेट किया। कस्तूरबा हॉस्पिटल से हमें रिपोर्ट मिली, यहाँ तबलीगी जमात के पेशेंट के जब 2 टेस्ट नेगेटिव आए और फिर हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन बाद में मुंबई के नायर हॉस्पिटल से उसे फ़ोन किया गया, पूछा गया कि क्या वो दूसरे मरीजों की खातिर ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इस तबलीगी जमात के मेंबर ने हाँ कह दिया और दूसरे लोगों से भी सामने आकर ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। हर मुसलमान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इंसानियत को आगे करे और दूसरों की मदद करे। तो इस सोच के मैं भी गया, तो उन लोगों ने माशाल्लाह अच्छा कोऑपरेट किया मेरे को, अपनी गाड़ी भेजी। पहले दिन मुझको लेकर अपना ब्लड उन लोगों ने चेक करा कि कोई बीमारी या कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। उसके बाद आज फिर उन्होंने बुलाया, फिर गाड़ी भेजी थी उन्होंने और प्लाज्मा लिया। एक आधे घंटे का प्रोसीजर था जिसमें 450 ml उन्होंने मुझसे प्लाज्मा लिया। कोई उसमें तकलीफ नहीं होती है, बस एक साइड पे आपको ट्यूब लगाई जाती है, नीडल लगाई जाती है, एक मशीन है उसके अंदर 200 ml पहले खून जाएगा, उसमें प्लाज्मा निकाल लेता है, फिर बाद में मशीन रिटर्न अपने बॉडी में खून को डाल देती है। ऐसा करके 3 से 4 स्टेप में उन्होंने 400 ml 450 ml उन्होंने निकाला और फिर एक मुझको ब्लड डोनेट की सर्टिफिकेट भी बना के दी। हमारी तरफ से ये मैसेज जाना चाहिए हम मुसलमान और हमारी तबलीग जमात से कि भाई हम लोग भेदभाव नहीं देखते, हम इंसानियत देखते हैं। जो हदीस के मफहूम में है कि ज़मीन वालों पे तुम रहम करो तो आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। ये वाकई में अच्छे जज्बात हैं, अच्छा जज्बा है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। तबलीगी जमात के लोग इंस्पायर हुए डॉक्टर से। बहुत सारे डॉक्टर्स जमात के लोगों का इलाज करने के दौरान खुद इन्फेक्टेड हो गए और जो डॉक्टर ठीक हुए उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया, वो इस बात को समझते हैं। दिल्ली के डॉक्टर उबैद आमिर ने आज ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया। डॉक्टर उबैद
4 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुए थे। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल उनका ट्रीटमेंट चला। इलाज के बाद 17 अप्रैल को उनका पहला टेस्ट हुआ जो नेगेटिव निकला। उसके 3 दिन बाद फिर टेस्ट हुआ, वो भी नेगेटिव निकला। फिर डॉक्टर्स की टीम ने सलाह दी अगर वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर दें तो दूसरे मरीज रिकवर हो जाएंगे। डॉक्टर उबैद फौरन के राजी हुए और उन्हें ब्लड प्लाज्मा सेंटर ले जाया गया। डॉक्टर उबैद रोजे से हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इंसानियत बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए अगर लोग एक दिन रोजा नहीं रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए खुद सामने आकर लोगों को ब्लड प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। डोनेशन करना एक बहुत बड़ी सेवा है, चाहे वो प्लाज्मा हो या ब्लड। अभी रमज़ान में भी हमें यही बताया जाता है कि इबादत करना है, लोगों की सेवा करना है, लोगों से प्यार दिखाना है। इसमें भी हम जो मतलब सेवा ही करने का एक भाव देता है कि लोगों की सेवा करनी है। तो हमने जैसे प्लाज्मा दिया है तो वो किसी न किसी के काम आएगा। और बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं जिसके लिए यूज़ किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। रमज़ान में भी हम एक रोज़ा स्किप करके हम दे सकते हैं इस तरह से, और बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा होगा। तो इससे हेजिटेट नहीं होना है कि जैसे रमज़ान है तो हम नहीं दे सकते या हम दे नहीं पाएंगे। तो रोज़ा तो हम स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, बट अभी जो कंडीशन है हमारे देश की तो उसके हिसाब से हमें देना चाहिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना चाहिए ज़रूर दें। उसमें सपोर्ट भी करें डॉक्टर्स का भी और अपनी कम्युनिटी का भी और जो अपने देश के लोग हैं। सर आप एक डॉक्टर भी हैं तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एज ए डॉक्टर मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे मैं सफ़र कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरी मतलब बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी हर किसी में होना चाहिए कि मतलब अगर मैं सफ़र कर रहा हूँ तो मेरा भाई सफ़र ना करे। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई। कैसे शुरू हुई? डॉक्टर तौसीफ खान खुद मरीज थे, वायरस हुआ था, कोरोना के इन्फेक्टेड थे। जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने इसके लिए प्लाज्मा डोनेट किया। कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान मैं खुद इससे इन्फेक्ट हुआ। मैं 21 डेज़ के आइसोलेशन में था, मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मेरा टेस्ट निगेटिव आया। 14 डेज़ के होम क्वारंटाइन के बाद आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मैं यहाँ पे KGMU में प्लाज्मा डोनेशन के लिए आया हूँ। और मैं सभी उन लोगों से अपील करता हूँ जिनका टेस्ट निगेटिव आ चुका है वो खुद आगे बढ़ें और प्लाज्मा डोनेशन में हेल्प करें। प्लाज्मा डोनेशन से हम ऐसे पेशेंट को बचा सकते हैं जो जिनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, जो काफ़ी सीरियस पेशेंट हैं, और ये एक इजी प्रोसीजर है, इसमें किसी भी तरह कोई रिस्क नहीं होता है। इन डॉक्टर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपने प्लाज्मा डोनेट किए, तरीका बताया, लोगों को इंस्पायर किया, और तबलीगी जमात के लोगों की भी तारीफ करनी पड़ेगी। वो सामने आए, उन्होंने खुद प्लाज्मा डोनेट किया और दूसरों को भी ये डोनेट करने के लिए इंस्पायर किया। असल में अगर किसी शख्स को वायरस का इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले शरीर में जो रेसिस्टेंस पावर है वो उस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करती है, और इस तरह शरीर में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार होता है। मरीज ठीक हो जाता है, उसके शरीर में वायरस ख़त्म हो जाता है, लेकिन एंटीबॉडी शरीर में रहती है। अगर उस वायरस का दोबारा हमला हो तो एंटीबॉडी तुरंत उसका मुकाबला करता है। लेकिन जिन लोगों की रेसिस्ट करने की पावर कम है, प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कह सकते हैं कम है, उनके शरीर में अगर उन मरीजों के शरीर से एंटीबॉडी निकाल कर डाल दी जाए जो ठीक हो चुके हैं तो उनका रेसिस्टेंस पावर भी बढ़ जाता है। ये कोई इलाज नहीं है, लेकिन इससे ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। और इस थेरेपी से वायरस को फैलने से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनकी जान खतरे में है, उनको बेहतर किया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि जो मरीज ठीक हो रहे हैं उन्हें प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी सेवा होगी देश की। एक और हॉस्पिटल की एक और अच्छी खबर आपको बताऊं, ये अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से आई है। प्रशासन उन कोरोना मरीजों की हर संभव मदद कर रहा है जो रोज़ा रखने की मांग कर रहे हैं। अस्पताल ऐसे लोगों के लिए सहरी और इफ्तार के लिए इंतज़ाम कर रहा है। अब अस्पताल में
रोजा रखने वाले रोजेदार अपनी कम्युनिटी से अपील कर रहे हैं कि वो कोरोना को लेकर किसी तरह के अफवाहों के चक्कर में ना फंसें और सरकार का पूरा सहयोग करें। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में कोरोना के 472 मरीज हैं और जिन्हें रोजा रखना होता है उनके लिए सुबह 3 बजे दूध, नींबू पानी और फलाहार दिया जाता है और शाम को इफ्तारी में खजूर, दूध और जूस दिया जा रहा है। वाकई में प्रशासन ने जो कोशिश की है उससे रोजेदार तो खुश हैं। सब चीज़ की सुविधा करिए, खाने पीने की, रहने की, सब पंखे है, टीवी है, देखने के लिए, मनोरंजन के लिए सब चीज़ें रखी हुई है। और डरो मत, डरोगे तो और ज़्यादा होगा। इसके लिए मेहरबानी करके मैं बोल रहा हूँ, अपनी सूखा कौम भी है उसको भी मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई जात की ऐसे कोई भेदभाव में कोई चीज़ ऐसा नहीं है। आओ बताओ, इलाज कराओ। खाने पीने की 2 टाइम में चाय मिल रही है, खाना पीना मिल रहा है, अच्छे से अच्छे खाना है, बड़ी से बड़ी होटलों से खाना दे रहे हैं, पंखे है, गदीले है, और क्या चाहिए अपने को। पूरा स्टाफ दवाखाने का जितना भी है जो खिदमत कर रहे हैं वो अपनी खिदमत करे, बस जितना जो मंगे वो दे रहे। ठंडा पानी मांगे, ठंडा पानी आ गया है, हर चीज़ की सुविधा है। इसी तरह की एक पॉजिटिव खबर मुरादाबाद से भी आई। आपको ध्यान होगा पिछले 2 यूपी में मुरादाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी थी। आज मुरादाबाद से अमरोहा आए 4 जमातियों समेत 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट दूसरी बार नेगेटिव आई और जिसके बाद इन सबको डिस्चार्ज कर दिया गया। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर तबलीगी जमात के इन सब लोगों ने डॉक्टर्स की तारीफ की, कहा आइसोलेशन वार्ड में किसी तरह को कोई तकलीफ नहीं हुई, डॉक्टर की सलाह को मानते रहे, ठीक हो गए। जमातियों ने बाकी लोगों से कहा कि सरकार की बात माने, लॉकडाउन का पालन करें, सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करते रहें। अगर ऐसा किया तो कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पा लेंगे। हम 14 दिन रहे, 14 दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रशासन ने साथ दिया और यहाँ के स्टाफ ने भी साथ दिया। जिस चीज़ की ज़रूरत हुई वह फ़ौरन हमें मुहैया कराई गई। इस चीज़ का सब ख्याल रखें और इस जैसे हमें गाइडेंस दी जा रही है डॉक्टर साहब के द्वारा, उसी पे जो है अपना साधन करें। सही होगा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ के प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया और हमारी बहुत खिदमत करी और हम ये कहना चाहेंगे अपना लोग बाग आपस में सोशल डिस्टेंस बना के रखें और जो है खाने पीने से पहले हमेशा हाथ धोकर ज़्यादा रहें। ये अच्छी बात है कि जिन लोगों का इलाज हुआ वो लोगों को बता रहे हैं कि उनका इलाज ठीक से हुआ, वो लोगों को बता रहे हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार हुआ। इससे मदद मिलेगी उन सारी अफवाहों को रोकने में जो तबलीगी जमात के लोगों के इलाज को लेकर दुनिया भर में फैलाई गई। कहीं यह कहा गया कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, आपको कोरोना हो जाएगा। कुछ लोग कहा गया कि आपको ऐसे लोगों के साथ रखा जाएगा जो कोरोना से इन्फेक्टेड ताकि आपको कोरोना हो जाए। जब जब तबलीगी जमात के लोग हॉस्पिटल से ठीक होकर बाहर निकलते हैं तो वो असलियत बताते हैं जिससे लोगों को सीखना चाहिए। एक और बड़ा सवाल है कोटा में फंसे स्टूडेंट्स का। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें अपने छात्रों को वापस ला चुकी हैं, लेकिन जिस राज्य के स्टूडेंट्स को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है वो बिहार है। यहां के स्टूडेंट्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्हें वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में कहा जब तक केंद्र सरकार के गाइडलाइंस पे ढील नहीं दी जाती तब तक इन स्टूडेंट्स को वापस लाना मुमकिन नहीं है। हालांकि कई राज्य अपने छात्रों को ले जा रहे हैं। आज असम सरकार ने भी अपने कई छात्रों को वापस बुलाया। असम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार है हम लोग, और हम उधर बहुत बुरी तरह से फंसे थे और चारों ओर जहाँ हम रहते थे उधर 110 इतने कोरोना पेशेंट पॉजिटिव थे तो उधर रहना मुश्किल हो गया था। अच्छा लग रहा है, सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लाने के लिए धन्यवाद कहेंगे। हालांकि यूपी सरकार एक कदम आगे बढ़ गई है। योगी सरकार अब दूसरे राज्यों में फंसे अपने राज्य के मजदूरों को वापस ला रही है। आज हरियाणा से 2000 से ज्यादा मजदूरों को वापस लाया गया। 349 बसों में मजदूरों को वापस लाया गया। अब इन मजदूरों को उनके जिलों में क्वारंटीन किया जाएगा। यूपी सरकार ने हरियाणा से करीब 13,000 मजदूरों को वापस लाने का फैसला किया है। कल और परसों हरियाणा से हमारी बसें आई थी और हरियाणा से परसों सीधे जनपद स्तर पर बसें गई थी और कल जो बसें हमारी आई हैं वो बॉर्डर के 5 स्थानों पर आई हैं। सहारनपुर के बॉर्डर पर 74 बस आई, शामली के बॉर्डर पर 55 बस आए
बागपत के बॉर्डर पर 47 बसें आई, मथुरा के बॉर्डर पर 63 बसें आई, बुलंदशहर के बॉर्डर पर 89 बसें आई, 328 बसें कल आई हैं और कल 9,992 लोग जो है आए हैं हमारे प्रदेश में। 9,992 ये सब श्रमिक है जो क्वारंटाइन में थे, जिनका मेडिकल टेस्ट हो गया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जो किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने स्टूडेंट को वापस बुलाया, मजदूरों को वापस बुलाने की कोशिश की, इसकी छात्रों ने तारीफ की है, मजदूरों ने तारीफ की है। लेकिन ये कैच 22 की सिचुएशन है। बिहार में और दूसरे राज्यों में ये परेशानी है। उनको लगता है कि लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे। अगर लॉकडाउन है तो फिर ये स्टूडेंट्स और ये मजदूर वापस कैसे आए, और अगर लॉकडाउन का नियमों का पालन नहीं हो रहा तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अच्छी बात है कि जिन स्टूडेंट्स को उत्तर प्रदेश में वापस लाया गया है वो सीधे घर नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जगह जगह क्वारंटाइन के कैंप्स बनाए हैं। चाहे मजदूर हों चाहे विद्यार्थी हों, जो वापस आए हैं उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा, और जब उनकी हालत बेहतर होगी, जब ये कंफर्म हो जाएगा कि उन्हें कोरोना का वायरस किसी तरह इन्फेक्शन नहीं है, तभी उनके घरों को जाने की इजाज़त दी जाएगी। मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। बाकी राज्य भी अगर इसी फॉर्मूले से काम करें तो शायद मुसीबत काफ़ी कम हो सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आज दिल्ली पुलिस ने किस अंदाज में सिख समाज को, गुरुद्वारों को उनकी सेवा के लिए सलाम किया। आज जो नज़ारा बंगला साहब गुरुद्वारे के पास देखने को मिला, उसकी तस्वीरें दिल को छू गई। मुश्किल वक्त में जिस तरह गुरुद्वारे, जिस तरह सिख समाज के लोगों की मदद के लिए आगे आए, जिस तरह से हर रोज़ 1 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है, गुरुद्वारे की तरफ से जो मदद की जा रही है, उसका सम्मान आज दिल्ली पुलिस ने किया। बंगला साहब गुरुद्वारे की परिक्रमा की, दिल्ली पुलिस की जिप्सी और बाइक सवार जवानों ने गुरुद्वारे के 2 चक्कर लगाए। ये देखा गया है कि जब भी कोई परेशानी का वक्त होता है तो सिख समुदाय पूरी तरीके से लोगों की मदद करने के लिए सामने आता है, लोगों को खाना पहुंचाता है। और इस बार भी ऐसा देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, लाखों लोगों तक जो है खाने की मदद की जा रही है। और उसी को लेके एक सम्मान जो है वो इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है। और आप देख सकते हैं इस वक्त दिल्ली पुलिस अपनी जिप्सियों में और अपनी बाइकों पर ये परिक्रमा जो है पूरे प्रेमिसेस जो है बंगला साहिब गुरुद्वारे का, उस प्रेमिसेस की परिक्रमा कर रहे हैं और धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं सिख समुदाय का, बंगला साहिब गुरुद्वारे का। और इसी तरीके से आप देखिए ये पूरा नज़ारा जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये नज़ारा है, जिसमें अपने सायरन बजा के सिख समुदाय की प्रशंसा कर रहे हैं, सिख समुदाय का सम्मान कर रहे हैं, सिख समुदाय का धन्यवाद कर इस वक्त दिल्ली पुलिस की तमाम गाड़ियां हैं वो इस वक्त कर रही हैं। और ये 2 राउंड जो है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे और इसका मकसद यही है कि परिक्रमा जो है वो करके सिख समुदाय का धन्यवाद प्रकट किया जा सके। दिल्ली पुलिस के जज्बे को सलाम, उन्होंने अपने अंदाज में शुक्रिया अदा किया। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मंजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने आज कहा कि पिछले 1 महीने में गुरुद्वारे में लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस जिस तरह सिख समाज का सम्मान किया है उससे उनका हौसला बढ़ा है। आज 1 महीना हो गया जो इस गुरुद्वारा साहब से सेवाएं चल रही हैं। हमारे गुरुद्वारा कमेटी के बाकी सब गुरुद्वारों से भी लगातार अब तक 1 महीने में 50 लाख से ज़्यादा लोगों को हम उनको फ्रेश फूड जो है वो प्रोवाइड कर चुके हैं। डॉक्टर और नर्सिस को जिनको लोगों ने पत्थर मार के भगा दिया, उनको भी हमने अपने गुरुद्वारों में संभाल रखा है अपनी सराहों के अंदर। मैं समझता हूँ गेस्चर ने, जहाँ हमें वी आर वेरी हम्बल्ड, जहाँ हमें
एक बहुत उत्साहित किया है, हमारी सेवाओं को रिकॉग्नाइज किया है, वहीं हमें भी काम करने की और बहुत बड़ी हमें उन्होंने मनोबल हमारा बढ़ाया और हमारी क्षमता को, और मेरे जैसे लाखों लोगों की और क्षमता बढ़ी है, काम करने का उत्साह उनमें बढ़ा है। जब जब देश पर मुसीबत पड़ती है तो सिख समाज आगे आता है, योगदान देता है। और आजकल एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से गुरुद्वारों में लोग नहीं जा पा रहे हैं, वो घर में रह के अरदास करते हैं, और गुरुद्वारों में जो जाके लोग डोनेशन देते हैं, जो पैसे देते हैं, उससे ही उनका काम चलता है। इसलिए इन गुरुद्वारों को और मदद की ज़रूरत है ताकि लोग बेहतर सेवा कर सकें। मेरी आपसे अपील है कि अगर आप मदद कर सकें तो अपनी तरफ से ज़रूर कीजिए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश में कोई भूखा ना रहे।